बीपीसीए ने सारे के सारे घोटाले बाहर निकलवा दिए, तो इससे उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बीपीसीए से बहुत ही नाराज हो गए। लेकिन बीपीसीए ने बहुत ही बड़ा हंगामा क्रिएट कर दिया था। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का केडी राठौड़ के इस नए शो में। हमने सीरीज 1 को कंप्लीट कर लिया है, जो कि भारतीय संविधान के बारे में थी। उसमें मैंने 5 एपिसोड दिए हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अभी चल रहा है दूसरी सीरीज, जहां पर बात चल रही है आरक्षण की, जहां पर हमने 2 एपिसोड दे दिए हैं। पहला एपिसोड था कि आरक्षण क्या है, आरक्षण क्यों दिया गया, और दूसरा एपिसोड था कि 1950 में 1950 में SC ST और OBC की क्या हालत थी, उसमें क्या कंडीशन थी, और उस समय उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास हुए थे, उसके बारे में मैंने बताया था। और अभी चल रहा है तीसरा एपिसोड कि भाई साहब वीपीसीए ने क्या हंगामा किया था, वीपीसीए ने क्या हंगामा किया था, और वीपीसीए का आरक्षण से क्या लेना देना है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी भी सुनाऊंगा। और उससे पहले जहां पर हमने जो दूसरे एपिसोड में बात खत्म की थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है दोस्तों। मैंने दूसरे एपिसोड में जहां लास्ट में एंडिंग में बात कही थी कि भाई साहब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 335 में सरकार जी को कह दिया कि सरकार जी आप सीटें भले ही रिजर्व करना, लेकिन जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन की क्वालिटी है ना, उसको आप नजरअंदाज मत करना, उसे इग्नोर मत करना, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। अब क्या मतलब इसका? देखो, मतलब इसका सिंपल है। सुप्रीम कोर्ट यह कहना चाहती है कि सरकार जी देखो, आप ऐसे मत करना कि एक बंदा है वो 100 में से 100 नंबर लेकर आ रहा है पूरे के पूरे, और एक बंदा है वो 100 में से 10 नंबर लेकर आ रहा है। अब 100 में से पूरे लेकर आ रहा है, उसके नंबर नहीं आ रहा है, लेकिन जो 100 में से 10 नंबर लेकर आ रहा है उसके नंबर आ रहा है। तो आप ऐसे मत करना। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने 335 को देखा कि ये वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी है। अब डीपीएसपी क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। डीपीएसपी को अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं तो ऐसा है कि आपके मम्मी पापा नहीं कहते हैं कि बेटा झूठ मत बोलना, बेटा गरीबों की सेवा करो, बेटा पढ़ाई करो, ठीक है। तो ये बस ऊपर से बोलने के लिए है। तो अब आपकी मर्जी, आप मानो ना मानो, ठीक है। तो आपको बोल दिया ऊपर से, तो ये है डायरेक्टिव। अब देखो, ऐसे ही संविधान कहता है सरकार जी को कि सरकार जी प्लीज आप ऐसे करो, सरकार जी आप प्लीज वैसा कर दो। अब सरकार जी पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि सरकार जी करे ही करे, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब ऊपर से बोलने के लिए संविधान ने कह दिया है। तो ऐसे तो लगा सुप्रीम कोर्ट को, तो भाई संविधान ने रिक्वेस्ट की है आर्टिकल 335 के अंदर, तो इसकी पालना तो करवानी पड़ेगी। और अगर सरकार जी नहीं कर रहे हैं तो हमें उनसे पालना करवानी पड़ेगी, वरना सरकार जी पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देंगे। तो यहाँ तक तो दोस्तों मामला खत्म हो गया है। फिर बात आती है दोस्तों 1979 की, 1979 की है। आप सुनना, बहुत ही शानदार कहानी बता रहा हूँ आपको मैं। उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई 1979 में। तो मोरारजी देसाई ने एक सेकेंड बैकवर्ड कमेटी को बैठाया, और वही सेम बात आर्टिकल 340 वाली मैंने दूसरे एपिसोड में बताई थी कि राष्ट्रपति जी एक कमीशन बनाएगा, एक कमीशन का सेटअप करेगा, और उस कमीशन का जो वो कमीशन है वो इस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा, इस मामले को देखेगा कि कैसा चल रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो इस जो कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे बीपी मंडल साहब। और बीपी मंडल साहब ने बोला कि देखो भाई साहब, भारत के अंदर है ना 52% है वो ओबीसी हैं, और बाकी के हैं वो अप्रोक्सीमेटली 23% मान लो वो है SC ST है। तो कुल मिला दे तो हो जाता है 75% है वो SC ST और OBC हो जाते हैं। तो बीपी मंडल साहब ने बोल दिया कि ऐसा करो, आप 27% यानी कि 27% हैं वो OBC के लिए आप मतलब रिजर्व कर दो। क्यों कहा ऐसा मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको दूसरे एपिसोड में बताया था ना कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया भाई साहब, कौन सा तो मैंने आपको बताया था कि MR बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1963 में साफ साफ कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि सरकार जी भले ही कुछ भी करो, लेकिन 50% से ज्यादा सीटें आप रिजर्व कर ही नहीं सकते, सॉरी बॉस। तो अब सुप्रीम कोर्ट की बात थी, तो सुप्रीम कोर्ट की बात को कौन टाल सकता है। तो बीपी मंडल साहब ने कह दिया कि ठीक है 27% सीटें हैं वो OBC के लिए रिजर्व कर देते हैं। तो बाकी की रह गई दोस्तों 50% थी, तो बाकी की रह गई 22.5, तो 22.5% हैं वो SC ST के लिए रह गई। तो कुल मिला दे इनका तो हो जाता है 49.5%। तो वो मतलब क्राइटेरिया रह गया
सुप्रीम कोर्ट का 50% वाला। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात रह गई, कहने का मतलब यह है। तो इनके तो बल्ले बल्ले बन गए। इस कानून को इम्प्लीमेंट करे इससे पहले मैं आपको थोड़ी कहानी एक बता देता हूँ। मोरारजी देसाई की बात आई थी इंदिरा गांधी, और इंदिरा गांधी के बाद आई थी उनके बेटे राजीव गांधी। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन राजीव गांधी के बाद आते हैं वीपी सिंह साहब की एंट्री होती है। मतलब बहुत सारे घोटाले का पर्दाफाश किया था उन्होंने। मैं आपको कभी बाद में डिटेल में बताऊंगा बोफोर घोटाले में क्या हुआ था। अब ऐसा समझो कि राजीव गांधी के समय वीपी सिंह थे वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री रहते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने, आपने शायद कहानी कभी पहले सुनी नहीं होगी, अब मैं बता देता हूँ। क्या था कि जो ये वीपी सिंह साहब थे राजीव गांधी के समय वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू कलेक्शन करवाया था। अब क्या होता है रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू कलेक्शन? वो होता है ना कि जैसे बड़े बड़े घराने होते हैं वहाँ पर छापे करवाते हैं, रेड करवाते हैं, जैसे अभी पीयूष जैन के वहाँ पर हुआ था। तो ऐसे ही उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ रेवेन्यू कलेक्शन करवाया था, जितना सारा टैक्स था वो कलेक्शन करवा लिया। अब राजीव गांधी को दिक्कत होने लगी थी। ठीक है, राजीव गांधी ने सोचा कि अरे यार ऐसा तो ये जनता के बीच, जो गरीब जनता उनके बीच फेमस हो रहे हैं, मतलब दिक्कत तो थी, मतलब मुद्दा था ये, क्योंकि जो राजीव गांधी नहीं चाहते थे कि जो टैक्स कलेक्शन करे वहाँ पर जो छापे करें। तो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने सोचा कि इसे हटाओ यहाँ से। आपको मैं बता देता हूँ कि उस समय जो जनता थी बहुत ही गरीब थी, और पूरी गरीब जनता के बीच फेमस हो रहे थे, और लेकिन इनको पसंद नहीं था राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी ने, उस समय राजीव गांधी को दो समस्या थी। पहली समस्या ये थी कि गरीब जनता के बीच फेमस हो रहे थे, क्योंकि गरीब जनता को यही पसंद था कि जो बड़े बड़े घर थे उन पर आप छापे करो, उन्हें परेशान करो। और दूसरा मुद्दा ये था दोस्तों कि जो ये बड़े बड़े घराने थे ना, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को फंडिंग करते थे। तो ये राजीव गांधी को बिल्कुल पसंद नहीं था। आप किसी को कहना मत। अब यहाँ पर मैं जो था वही कह रहा हूँ, अब यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का कोई मुद्दा नहीं है। तो राजीव गांधी ने कहा दोस्तों कि ऐसे तो ये फंडिंग ही रुकवा देगा। तो उन्होंने वीपी सिंह साहब को बोला कि आप ऐसे करो, आप डिफेंस के अंदर चले जाओ। तो वीपी सिंह साहब बोले ठीक है चले जाते हैं, आपका हुक्म सर आंखों पर। तो वीपी सिंह साहब ने पूछा कि क्यों भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने कहा कि आप इतने ईमानदार आदमी हो, आप इतने होनहार आदमी हो, तो आप जैसे ईमानदार आदमी डिफेंस के अंदर चाहिए, क्योंकि डिफेंस के अंदर क्या होगा कि कभी चाइना लपका करेगा, तो आपके जैसे ईमानदार आदमी वहाँ पर होने चाहिए। तो ठीक है, वीपी सिंह साहब बन गए जो डिफेंस मिनिस्टर। तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर रहते हुए देखा, जो रक्षा मंत्री रहते हुए देखा कि भारत है वो जर्मनी से HWT सबमरीन खरीद रहा है। डील है वो इंदिरा गांधी के समय हो गई थी, लेकिन वीपी सिंह साहब को एक चीज़ बहुत ही ख़राब लगी, मतलब इनकी जो प्राइस है बहुत ही ख़राब लगी। ख़राब मतलब बोले तो प्राइस बहुत ही महंगी थी। तो इन्होंने फ़ोन लगाया सीधा वहाँ पर जो जर्मनी में एम्बेसडर था, राजदूत था, उनको फ़ोन लगाया और कहा कि जो प्राइस है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, आप इस प्राइस को कम करो। तो उस जो एम्बेसडर है उसने कह दिया कि सॉरी बॉस, अब प्राइस से कम नहीं हो सकती। अब बात यहाँ पर कमीशन की थी। हुआ क्या दोस्तों कि जिस समय डील हुई थी ना, उस समय जो एजेंट था ना उसको कमीशन मिल चुका था। अब उस कमीशन में से तो पैसे देने से रहे, मतलब आप देखो कि जो कमीशन मिलता है वो डील का टोटल परसेंटेज का कमीशन मिलता है, तो अब कमीशन में से पैसे वापस नहीं मिल सकते। मतलब कहने का मतलब कुल मिलाकर पैसे अब कम नहीं हो सकते। तो अब वीपी सिंह साहब का दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि अरे यार ये क्या हो गया। और मैं आपको बता देता हूँ, भारत सरकार की पॉलिसी है कि कोई भी डील करो ना तो डायरेक्ट सरकार से सरकार करो, ठीक है। बीच में कोई एजेंट नहीं होना चाहिए, बीच में कोई बिचौलिया नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों आपको लगेगा कि बीच में बिचौलिया क्यों आते हैं, एजेंट क्यों आते हैं बीच में, ये कमीशन का क्या लफड़ा चल रहा है। मैं आपको एक कहानी से बताता हूँ, बहुत ही शानदार कहानी, एक ढंग से मतलब एक एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताता हूँ। मान लो कि मैं एक देश का पीएम हूँ, मैं एक देश का प्रधानमंत्री हूँ और चाइना है वो भारत पर हमला कर रहा है, ठीक। अब मुझे चाहिए फाइटर जेट जो चाइना में जाकर बम फेंक सके, राइट। अब फाइटर जेट कौन कौन बनाते हैं? रूस बनाता है, फ्रांस बनाता है, अब अमेरिका बनाता है। अब किस किस से लूँ मैं? तो जो रूस के राष्ट्रपति जी ने आइडिया लगाया कि कहीं केडी अमेरिका से खरीद लेगा, जो फ्रांस से खरीद लेगा। ऐसा करते हैं, ऐसा करें कि जो केडी है वो रूस से खरीद ले, केडी देश का पीएम है, ऐसा करे रूस से खरीद ले। तो उसने क्या किया, राष्ट्रपति जी ने अपने देश में जो रहते हैं, जो देश में जो भारत के लोग रहते हैं उससे कांटेक्ट किया, देखो भाई आप अपने जो पीएम है उससे कांटेक्ट तो कराओ यार, डील का जो, ठीक है मैं तुझे 2% दे दूंगा, इससे डील करवा। तो ठीक है, वो आदमी है, वो भारत है मेरे पास, कहा कि मतलब चाय पर चर्चा की और कहा केडी भाई ऐसा करते हैं
कि मतलब रूस के जो फाइटर जेट बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तारीफें चेपी पहले। फिर कहा केडी भाई ऐसा करते हैं कि 2% मैं रख लूँगा कमीशन का और 1% आप रख लो। बम ही तो फेंकने हैं, कहीं से भी लो ना, रूस से खरीदो ना, क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि HWD सबमरीन है, उसमें कमीशन का लफड़ा था, मतलब किसी को कमीशन मिला था। तो इन्होंने वीपी सिंह साहब ने उस जो इन्वेस्टिगेशन की पर्ची खुलवा दी, ठीक है, और पर्ची खुलवा दी तो ये प्रधानमंत्री मतलब नाराज हो गए, राजीव गांधी। इन्होंने कहा कि आपने मेरे से पूछे बगैर कैसे मतलब इन्वेस्टिगेशन की पर्ची खुलवा दी। तो इन्होंने कहा कि बस खुलवा दी क्योंकि इन्होंने मतलब कमीशन लिया है। आपको एक बात बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मुद्दा था, कहीं ना कहीं राजीव गांधी को दिक्कत थी, टेंशन थी, क्योंकि उन्होंने जो स्वीडन की बोफोर कंपनी के साथ डील की थी और थोड़े टाइम बाद उसके घोटाले है वो बाहर आने लगे थे। अब कैसे है मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा डिटेल में। तो अब इनको मतलब मजा बन गया वीपी सिंह साहब को, ठीक है। वीपी सिंह साहब को कहते हैं एक बात मिल गई और उन्होंने वहाँ से मतलब रिजाइन कर दिया और फिर आकर उन्होंने बाहर आकर ढिंडोरा फोड़ दिया। मतलब वीपी सिंह ने बाहर आकर काले कारणों का ढिंडोरा फोड़ दिया। फिर राजीव गांधी ने क्या किया, वीपी सिंह के साथ बाद में क्या हुआ और एक आरक्षण की कड़वी सच्चाई बात करेंगे अगले एपिसोड में। और एक मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें उन लोगों के साथ, एक पढ़ने वाला छात्र हो या फिर एक पढ़ाने वाला शिक्षक, उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मैं दिल से कंटेंट बनाता हूँ, ऐसे कंटेंट पहुँच नहीं पाएगा। रात रात पर जाकर शूटिंग करना, वीडियो की 10-12 घंटे तक एडिटिंग करना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए आप वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप हमें और हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे सपोर्ट सेक्शन को चेक कर सकते हैं। वीडियो को देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और कमेंट भी करें, ताकि हमें नए नए इश्यू मिलते रहें वीडियो बनाने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए द केडी राठौड़ शो। बहुत बहुत धन्यवाद।